आज हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है आपको इन सभी का मतलब समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जीन का मतलब क्या होता है। एक डीएनए में जो उसका कोडिंग सीक्वेंस होता है, कोडिंग सीक्वेंस मतलब वो सीक्वेंस, वो डीएनए का सेगमेंट जो कि किसी प्रोटीन को या किसी अमीनो एसिड को कोड करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है आपका ए यू जी, उसके बाद है आपका यू यू यू। तो ये जो एक सेगमेंट है आरएनए के ऊपर, इसका डीएनए क्या होगा? इसका डीएनए होगा टी यू है, तो यू मतलब होता है, यहाँ पे हल्का सा मैं टी लिख लेती हूँ, तो यहाँ पे ए, उसके बाद जी का मतलब है सी, यू का मतलब है यहाँ पे टी 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 होगा नहीं, यहाँ पे ए होगा, ए। तो डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी अमीनो एसिड को कोड करता हो, जिसको कि हम ऐसे कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीन। दैट मीन्स डीएनए का वो सेगमेंट जो कि किसी न किसी अमीनो एसिड को उसके द्वारा कोड किया जा सके, वो किसी न किसी बताता हो कि इससे ये अमीनो एसिड बनेगा, इससे ये अमीनो एसिड बनेगा, तो उसी को हम बोलते हैं जीन। अब एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि एक जीन मतलब कोडिंग जीन को इन अदर लैंग्वेज में हम बोलते हैं द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो जब एक डीएनए अपना एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए फिर प्रोटीन बनाता है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन करना। मतलब अगर कोई जीन, दैट मीन्स कोई डीएनए अगर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, मतलब आखिर में प्रोटीन बना रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रोटीन। और इसका रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब होता है इसका नियंत्रण। तो इसका नियंत्रण किस किस स्तर पे होता है, यही आज आपका टॉपिक है और इसी बात को आपको समझना है। ठीक, तो जीन का जो एक्सप्रेशन है वो कितने लेवल पर मेंटेन किया जाता है? सबसे पहले ये किसी भी सेल का न्यूक्लियस है और ये क्या है? डीएनए है। ठीक, डीएनए से जब हम एमआरएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उस लेवल पर भी क्या है, उसका नियंत्रण किया जा सकता है। दैट मीन्स एमआरएनए को बनने से अगर हम रोक दें, तो एमआरएनए से का बनने से इस तरह से रुक जाना ही एक तरह का रेगुलेशन होगा, माने हम वहाँ पे उस प्रोसेस को रेगुलेट कर सकते हैं। तो पहला रेगुलेशन तो कहाँ होता है? जब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो उस स्थान पे हम जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर यूकैरियोट्स की बात करें, तो दूसरा रेगुलेशन होता है जब हम स्प्लाइसिंग का प्रोसेस करते हैं। आप सभी को पता होगा कि इन यूकैरियोट्स में जो डीएनए से आरएनए जो बनता है, वो एचएनआरएनए बनता है। फिर एचएनआरएनए का क्या होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, जिसको कि हम स्प्लाइसिंग की क्रिया कहते हैं, और उस क्रिया के फलस्वरूप क्या हो जाता है? एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो दूसरा प्रोसेस है कि एचएनआरएनए से जो एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स स्प्लाइसिंग की क्रिया जिसको बोलते हैं, उस स्तर पर भी रेगुलेशन ऑफ जीन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा रेगुलेशन कब हो सकता है? जब ये एमआरएनए बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में आता है, तो तीसरे लेवल पर तो यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की क्रिया हो सकती है। और चौथा प्रोसेस कब होता है? जब इस एमआरएनए का हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस करते हैं, तो इन ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या होता है? एक प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ पर भी क्या है, हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की क्रिया कर सकते हैं। मतलब हम उस जीन को एक्सप्रेस होने के पूरे प्रोसेस को हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो केवल एक डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये 4 स्टेप्स हैं, और इन 4 स्टेप्स में क्या हम कर सकते हैं? एक कोशिका के अंदर हम एक जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। पहला क्या है इसमें? जब डीआरएनए से एचएनआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, उस समय हम क्या कर सकते हैं? जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है? जो एचएनआरएनए से एमआरएनए का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे
प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के दौरान हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस को हम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेटाबॉलिक ऐसे पाथवे होते हैं। अब सपोज करो कि हमें प्रॉपर कोई अमीनो एसिड चाहिए, लेकिन वो अमीनो एसिड हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में मौजूद ही नहीं है, तो क्या होगा, मेटाबॉलिकली क्या होगा, वो पर्टिकुलरली प्रोटीन मतलब हमें नहीं मिल पाएगा। तो क्या होगा, हमारा जीन एक्सप्रेशन को हम उस लेवल पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। एनवायरनमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एडवर्स कंडीशन आ जाते हैं। एडवर्स कंडीशन क्रिएट करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपने जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकली भी हम क्या कर सकते हैं, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये तो सारे एक छोटे से कॉन्सेप्ट हो गए कि किस किस तरह से हम अपने जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन, और लैक ओपेरॉन पे आप जितना ज़्यादा स्टार लगा सकते हो, जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको लिख सकते हो, उतना आप इसको इम्पोर्टेंट लिख लो, क्योंकि ऐसा ये क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है और बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत ही उनका फेवरेट क्वेश्चन है। लैक ओपेरॉन से हर साल एक क्वेश्चन तो आपका रहता ही रहता है। तो लैक ओपेरॉन का मतलब क्या होता है, लैक का मतलब है यहाँ पे लैक्टोज, और ओपेरॉन का मतलब है ए सेट ऑफ जीन। हमारे बॉडी में या किसी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अर्थात सेल की बॉडी में जो ये सारे जो फंक्शंस, जितने भी सारे फंक्शंस होते हैं, वो सारे हार्मोन्स के द्वारा या हमारे न्यूरल सिस्टम के द्वारा क्या रहते हैं, मतलब उसके द्वारा वो कंट्रोल में रहते हैं। तो यहाँ पे अब आपका प्रोसेस किस तरह से होता है, तो जितने भी हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन का जो फॉर्मेशन जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, तो ये आपका जीन मतलब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के ही अंडर में ये आपका लैक ओपेरॉन जो है टॉपिक है। सबसे पहले स्टोरी को समझने की कोशिश करो, कहानी समझ जाओगे ना तो आप पूरा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो भी समझ जाओगे। देखो, जो लैक्टोज है, लैक्टोज के डाइजेशन के लिए, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, ठीक है, और लैक्टोज के डाइजेशन के लिए हमें 3 तरह के एंजाइम्स की आवश्यकता है। पहला जो एंजाइम है वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दूसरा जो एंजाइम है वो है परमीएज, और तीसरा जो एंजाइम है वो है ट्रांस एसिटाइलेज। इन तीनों तरह के एंजाइम का जो सिंथेसिस का मतलब जो सिंथेसिस के लिए जो जो माध्यम है वो एक ही है। दैट मीन्स ये तीनों तरह के जो एंजाइम है, पहला एंजाइम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दूसरा एंजाइम क्या है, परमीएज, तीसरा एंजाइम क्या है, ट्रांस एसिटाइलेज। इन तीनों तरह के एंजाइम का जो फॉर्मेशन है वो एक ही प्रमोटर, एक ही ऑपरेटर के द्वारा होता है, ठीक। तो इस तरह के फॉर्मेशन को, अर्थात जब एक mRNA के द्वारा एक से ज़्यादा एंजाइम का फॉर्मेशन किया जा रहा हो, या डेफिनेशन को हम दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि जब एक mRNA के द्वारा हम एक से ज़्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तो उस mRNA को हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA, ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। नॉर्मली यूकैरियोट्स में क्या होता है कि हमारे में एक एंजाइम के सिंथेसिस के लिए एक ही mRNA होता है, लेकिन चूंकि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनमें क्या है, एक mRNA से एक से ज़्यादा एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक, जैसे आप लोग अपने घर में भी आपने देखा होगा कि आप कभी कभी आपके घर में होता है कि एक स्विच ऑन करो, तो एक स्विच ऑन करने से आपके कमरे में अगर 4 पंखे लगे हुए हैं तो वो चारों पंखे क्या होते हैं, चलने लगते हैं। साथ में जो 2 लाइट्स होते हैं वो दोनों लाइट्स भी क्या होते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। केवल एक स्विच दबाया और एक स्विच दबाने से हमारे रूम में जितने भी पंखे और लाइट है वो सब
के लिए अलग अलग स्विचेस बने होते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक जो जीन है वो यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है और प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन आपको देखने को मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो लैब ओपेरॉन है ये एक तरह से पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन का एग्जाम्पल है। इसमें मैंने क्या बताया आपको कि जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, ठीक है। और जब ये टूटता है तो लैक्टोज टूट के क्या बनाता है, ये बनाता है ग्लूकोज, दिख रहा है ना, हाँ, ये बनाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये टूट के बनाता है। तो लैक्टोज के टूटकर ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनने के लिए 3 एंजाइम की आवश्यकता है। पहला एंजाइम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दूसरा एंजाइम क्या है, परमीएज। और तीसरा एंजाइम क्या मैंने आपको बताया, ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। इन 3 तरह के एंजाइम जो होते हैं वो एक ही प्रमोटर और एक ही ऑपरेटर के द्वारा बनते हैं। तो जो ये रेगुलेशन ऑफ जीन है उसका जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले दिया था जैकब एंड मोनार्ड के द्वारा। इन्होंने पॉलीसिस्ट्रॉनिक में किस तरह से जीन के रेगुलेशन का प्रोसेस होता है उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था और बताया था कि नॉर्मली जो mRNA होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रमोटर, दूसरा होता है ऑपरेटर, तीसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन और फोर्थ इसमें होता है रेगुलेटर। लेकिन रेगुलेटर को ना ओपेरॉन का हिस्सा नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, आगे देखते हैं। तो लैब ओपेरॉन का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया, लैब दैट मीन्स लैक्टोज और ओपेरॉन उसका मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ जीन्स। तो यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ जीन्स की ही बात करते हैं बिकॉज हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन की बात कर रहे हैं ना। तो ये कैसे होता है, सबसे पहले है अगर माध्यम में सपोज करो एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया को हम ग्रो कर रहे हैं और उस मीडियम में लैक्टोज जो है वो अनुपस्थित है, लैक्टोज है ही नहीं, तो क्या होगा, ये हमारा एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है, ठीक है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन में ये जो फिगर है वो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसमें पीपो, PIPO, जिसमें से कि O मीन्स ऑपरेटर, P मीन्स प्रमोटर, I मीन इंड्यूसर नहीं होता है, ठीक है। I यहाँ पे है आपका कि जो किसी चीज को इनहिबिट कर दे, मतलब इसको आप इनहिबिटर बोल सकते हो, ठीक है। और P मीन्स प्रमोटर, तो ये P जो है वो इसका I का प्रमोटर है। तो चूंकि यहाँ पे जो आपका I है वो आपका एज ए रेगुलेट, मतलब एज ए रेगुलेट करने वाला वो आपका जीन है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम, रेगुलेटर। मतलब जीन में ये जो सीक्वेंस उपस्थित है ये क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। और रेगुलेटर के लिए अपना एक अलग प्रमोटर होता है, इसीलिए इसको हम लैब ओपेरॉन का हिस्सा नहीं मानते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम क्या करते हैं, इस I अर्थात जो रेगुलेटर है उसको अपने इसी के साथ मिला के लिखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, प्रमोटर किसका प्रमोटर है, ये I का प्रमोटर है। यहाँ पे I क्या है, I एक रेगुलेटर है, ठीक है। दैट मीन्स ये कंट्रोल करेगा कि लैक्टोज के डाइजेशन के लिए एंजाइम का फॉर्मेशन हो कि न हो, ये इस
अमीयस का सिंथेसिस होता है और ए सेगमेंट के द्वारा ट्रांस एसिटाइलेज का सिंथेसिस का प्रोसेस किया जाता है। तो जब माध्यम में लैक्टोज अनुपस्थित होता है तो क्या होता है, इस आई का क्या होगा, यहाँ पे जो जीन का जो आई सेगमेंट है वो अपना क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा। ये डीएनए का पूरा सेगमेंट है ना, तो ये क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा। ये इसने इस तरह से एमआरएनए बना दिया। अब एमआरएनए बन गया है, एमआरएनए को थोड़ा सा और स्टाइलिश वे में ये मैं ब्लू कलर का यूज करते हुए दिखा रही हूँ, ब्लू भी व्हाइट की तरह चल रहा है। यहाँ पे मैंने एमआरएनए को बना दिया। अब ये जो एमआरएनए है ये क्या बनाएगा, ये एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है, ये प्रोटीन है, ठीक। ये जो प्रोटीन होगा ये किस पर जाके बाइंड हो जाएगा, ये प्रोटीन जाके बन जाएगा, जुड़ जाएगा, इसके ऊपर ऑपरेटर के ऊपर जाके जुड़ जाएगा और प्रमोटर के ऊपर, मतलब यहाँ पे उपस्थित रहता है आपका एक एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे पी के ऊपर उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे एक बैरियर लग गया प्रोटीन का बना हुआ, और ये बैरियर किसके द्वारा बनाया गया है, इस आई के द्वारा, इस रेगुलेटर के द्वारा ये प्रोटीन बनाया गया है जो कि ऑपरेटर पे जाके जुड़ गया है। तो अब यहाँ पे ऑपरेटर पे जो आरएनए पॉलीमरेज है इसको जगह नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल ये चौक है, चौक मत समझो, इसको समझो आप आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ पे आपका ऑपरेटर है, लेकिन ऑपरेटर से पहले ही या ऑपरेटर के ऊपर ही हमने एक प्रोटीन को लगा दिया है, एक बैरियर लगा दिया है। तो क्या आरएनए पॉलीमरेज इस बैरियर को पार कर सकेगा, नहीं पार कर सकेगा। और इस ऑपरेटर के पीछे ही उपस्थित है क्या, स्ट्रक्चरल जीन्स उपस्थित है। यहाँ पे ZYA क्या है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, क्योंकि ये अलग अलग एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब आरएनए पॉलीमरेज ZYA के ऊपर से जाएगा ही नहीं तो एंजाइम का फॉर्मेशन वहां पे होगा ही नहीं। तो दैट मीन्स क्या है यहाँ पे कि जब लैक्टोज उपस्थित रहता है तो जब लैक्टोज अनुपस्थित रहता है, दैट मीन्स एब्सेंट रहता है, तो उस समय क्या होता है, को किसी भी तरह के एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये आपको इतना चीज आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर का मतलब होता है प्रेरक, मतलब जो प्रेरित करे, जो बनने को क्या करे, प्रेरित करे, ठीक है। तो इन प्रेजेंट या प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर यहाँ पे लैक्टोज है। यही पूछता है कि लैक्टोज क्या है, इंड्यूसर है, इनहिबिटर है, रेगुलेटर है। तो वहां पे लैक्टोज इंड्यूसर है, मतलब लैक्टोज की उपस्थिति में ही क्या होता है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। तो फिर से हम अपना पॉलीसिस्टोलिक जीन का सेगमेंट बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं PIPO, PIPO। ये हमारे इतने पूरे को हम बोलते हैं, आपके समझने के लिए आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं कंट्रोलर जीन, इसको बोलते हैं कंट्रोलर जीन। और यहाँ पे जो आपका ZYA होता है, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, तो यहाँ पे ZYA जो होता है, इतने पूरे को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। कंट्रोलर जीन क्यों, क्योंकि वो एंजाइम के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। और स्ट्रक्चरल जीन क्यों बोल रहे हैं तीनों को, ZYA को, क्योंकि वो एंजाइम को सिंथेसिस करने वाले, उसको स्ट्रक्चर प्रदान करने वाले हैं। तो जब माध्यम में लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो क्या होगा, ये जो आई है, ये आई आपका ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के द्वारा अपना mRNA तो बनाएगा ही, mRNA ये फॉर्मेशन करेगा ही, और mRNA बन गया है तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोटीन भी बनेगा। लेकिन जब माध्यम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो लैक्टोज क्या
स्ट्रक्चर को डीनेचर्ड कर देगा, मतलब इसके स्ट्रक्चर को बिगाड़ देगा, ऐसा बिगाड़ेगा कि वो ऑपरेटर पे जाके जुड़ ना पाए। तो यहाँ पे ऑपरेटर पे कोई भी प्रोटीन आके ऐसे बैरियर के रूप में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि माध्यम में जो लैक्टोज प्रेजेंट है वो लैक्टोज क्या करेगा, घुसेगा और उसके इस प्रोटीन के साथ फाइट करेगा, और फाइट करके करेगा क्या, इस प्रोटीन के मतलब इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को वो बिगाड़ देगा। तो अब यहाँ पे आपका क्या उपस्थित है, मतलब यहाँ पे प्रमोटर में आपका उपस्थित होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो आपका प्रमोटर पे उपस्थित होता है, अब ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, ऑपरेटर के पास जाएगा, फिर जेड के पास जाएगा। तो जब ये जेड के पास जाएगा तो क्या बनाएगा, एमआरएनए सबसे पहले बनेगा, फिर एमआरएनए से फिर ट्रांसलेशन होगा, और लास्ट में आपका ट्रांसलेशन के बाद क्या बन जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है। वाई से क्या बनेगा, परमीएज एंजाइम, और ए से क्या बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ए से क्या बन जाएगा आपका, ट्रांस एसिटाइलेज बन जाएगा। जब माध्यम में लैक्टोज उपस्थित है तब इसमें से जो एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है वही लैक्टोज को क्या करता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में तोड़ देता है। परमीएज जो है वो क्या करेगा, परमीएज लैक्टोज इजीली सेल के अंदर आ पाए उस चीज को ये सुगम बनाएगा। और ट्रांस एसिटाइलेज का भी वर्क उतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं लैक्टोज के डाइजेशन में ही हेल्प करता है, लेकिन अभी भी इसका रोल उतना क्लियर नहीं है, इस पर भी रिसर्च चल रहा है। तो आई होप आपको लैक्टोपेरॉन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसमें जितना भी स्टार लगा सको उतना आप इस पर स्टार लगा लेना, उतना इसको इम्पॉर्टेंट लिख लेना। थैंक यू।